वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस के, जिसमें पहले हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया, मॉर्टगेज डीड के बारे में डिस्कस किया और एमओई के बारे में डिस्कस किया। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में जो 2 डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, मॉर्टगेज डीड एंड एमओई, उसके बारे में डिस्कस किया। आज ये 4th पार्ट है, तो आज हम मूवेबल एसेट्स के चार्ज के लिए जो हम डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, जिसको हम हाइपोथिकेशन डीड या डीड ऑफ हाइपोथिकेशन बोलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके 7 की पॉइंट्स जो इसमें एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं, जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइडर एग्री करता है जिसके लिए, वो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, वो आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट संडे आपके साथ गारंटी डीड के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए पहले क्विक एक नज़र मार लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है जो कि आपकी इंटरव्यू में भी काम आ सकती है। सबसे पहले वर्ड डीड ऑफ हाइपोथिकेशन हम यूज़ करते हैं, तो हाइपोथिकेशन का क्या मतलब होता है? हाइपोथिकेशन एक चार्ज होता है, हमारा किसी एसेट के ऊपर चार्ज है, पर वो एसेट्स यूनिक हैं। वो एसेट्स ऐसी हैं कि जिनकी मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारी जो फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलेटरल सिक्योरिटीज होती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग होती है, वो एक ही जगह पे रहती है। पर कुछ एसेट्स, अगर स्टॉक लगा लीजिए, डेटर्स लगा लीजिए, या मशीनरीज लगा लीजिए, ये एसेट्स ऐसी हैं कि ये मूव हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकती हैं। तो और ये बैंक के पोजेशन में भी नहीं होती। तो इनके ऊपर जब चार्ज लेना हो तो क्या वर्ड यूज किया जाता है? हाइपोथिकेशन। तो चार्ज लिया जाता है उन एसेट्स के ऊपर, बट उन एसेट्स के ऊपर हमारा कोई ओनरशिप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, उनके पोजेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ओनरशिप और पोजेशन, देखिए जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, उनकी ओनरशिप के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाता है और उसके पोजेशन के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं ओरिजिनल। तो बोरोअर कोई सेल ही नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइडर सेल ही नहीं कर सकता, मूवमेंट उसकी हो ही नहीं सकती। पर हाइपोथिकेशन के केस में, क्योंकि करंट एसेट्स एंड मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, तो उनकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स यानी कि इनवॉइसेस वगैरह, वो सारे बोरोअर के पास ही होते हैं, राइट। और उनकी मूवमेंट वो फैक्ट्री से जब मर्जी निकाल ले, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा कोई बंदा वहां पे बैठा नहीं होता। तो मूवमेंट राइट्स, पोजेशन और ओनरशिप के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जब इस तरह की एसेट के ऊपर चार्ज लिया जाता है तो उसको हाइपोथिकेशन बोला जाता है। और हाइपोथिकेशन की जो डीड एग्जीक्यूट होती है, इसके अंदर काफी सारा, मतलब 8-10 पेज की डीड ये बनती है, और ये इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी एग्जीक्यूट होती है। अब ये स्टैंप ड्यूटी स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, और विद इन द सेम स्टेट भी बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट वाली चार्जेस वाली वीडियो में आपको समझाया था कि ये चार्जेस फिक्स नहीं है, विद इन द सेम स्टेट भी अलग अलग बैंक अलग अलग मर्जी से अपने चार्जेस को चार्ज कर रहे हैं। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि हमारे पंजाब में, लुधियाना में स्पेसिफिकली, यहाँ पे 200 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर इस डीड को एग्जीक्यूट किया जाता है। बाकी अब अपने लोकल लेवल पे चेक कर लीजिए। और ये रिक्वायर्ड कब होती है? ऑब्वियसली जब हम किसी मूवेबल एसेट के ऊपर चार्ज लेते हैं। तो मूवेबल एसेट के ऊपर चार्ज तभी लिया जाता है जब उन एसेट्स को जब हम फाइनेंस कर रहे होते हैं। तो मूवेबल एसेट्स में जो होती हैं वो करंट एसेट्स भी आ जाती हैं और फिक्स एसेट्स भी आ जाती हैं, मशीनरीज वगैरह जो मूवेबल होती हैं। तो ये रिक्वायर्ड कब कब होता है? जब हम किसी को फ्रेश फंडिंग कर रहे हैं और उनके एसेट्स, मूवेबल एसेट्स के ऊपर चार्ज ले रहे हैं, तो ये डीओएच, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में डीड ऑफ हाइपोथिकेशन को डीओएच बोलेंगे, तो डीओएच आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्लेन रिन्यूअल केस है, कोई एक्सपोजर में चेंज नहीं है, किसी की तरह का कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, तो दोबारा ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, पिछले वाला ही चल जाएगा आपका। एनहेंसमेंट आप कर रहे हैं केस में, एक्सपोजर अपना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस डीड में, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन में आपका लोन एक्सपोजर भी लिखा जाता है। तो एक सप्लीमेंट डीड, मतलब जो ओरिजिनल डीड आप यहां पे एग्जीक्यूट कर चुके थे, उसके इन एडिशन टू एक डीड एग्जीक्यूट की जाएगी, जिसमें रेफरेंस नंबर दिया जाएगा ओरिजिनल वाली डीड का, जो फ्रेश के टाइम आपने की थी या लास्ट एनहेंसमेंट के टाइम सप्लीमेंट्स की थी, तो उनका रेफरेंस दिया जाएगा, और इसमें पुराना और रिवाइज्ड एक्सपोजर प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा। तो एग्जीक्यूट काइंड ऑफ करना पड़ेगा आपको एनहेंसमेंट में। मल्टीपल बैंकिंग के केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हर एक बैंक अपने अपने एक्सपोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें हर एक बैंक अपना अपना डीओएच जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसमें रैंकिंग मेंशन करेगा। रैंकिंग मेंशन करने का मतलब, जैसे एक बोरोअर को एचडीएफसी और कोटक बैंक ने फाइनेंस किया है और दोनों ने करंट एसेट्स के ऊपर चार्ज की लिया है, तो दोनों अपना लिखेंगे कि हमारा फर्स्ट पारी पासू चार्ज है। एचडीएफसी बैंक लिखेगा कि फर्स्ट पारी पासू चार्ज विद कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक बैंक लिखेगा फर्स्ट पारी पासू चार्ज विद एचडीएफसी बैंक। और कंजोर्शियम केस में क्या होगा? कंजोर्शियम केस में
जो डीओएच होता है वो लीड बैंकर ही बनवाता है, लीड बैंकर के पास ही फाइल होता है, और उसकी जो कॉपी होती है वो उसके जो बाकी मेंबर फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं उनको दे दी जाती है, राइट। तो कई बार इसमें डिस्कनेक्ट आता है कि भाई लीड बैंकर का फॉर्मेट हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो वो चीज़ कंजोर्शियम के केस में एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि कंजोर्शियम के केस में प्राइमरली बोरोवर की मैनेजमेंट की और उसकी हैंडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड बैंकर की होती है। तो लीड बैंकर के पास फाइलिंग हुई है, तो लीड बैंकर ने जो बना के दे दिया वो मेंबर बैंक एज इट इज उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन सिग्नेचर कौन करता है? सिग्नेचर सिक्योरिटी प्रोवाइडर करता है। आप जानते ही हैं कि जो ये करंट एसेट्स और मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं ये बैलेंस शीट में आ रही होती हैं, तो इसकी ओनरशिप ऑब्वियसली बोरोवर के पास ही होती है यूजुअली, पर हम फिर भी वर्ड यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही यूज करते हैं बोरोवर से ज्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके केस में आपने एक बोरोवर को किसी की कॉर्पोरेट गारंटी के बेस पे फंड किया, एंटिटी ए को आपने पैसा दिया, पर एंटिटी ए ने नया बिजनेस शुरू किया था, एंटिटी बी में ऑलरेडी बिजनेस हो रहा था, तो आपने एंटिटी बी के कंफर्ट पे एंटिटी ए को फंडिंग दी और आपने एंटिटी बी के ही एसेट्स के ऊपर चार्ज ले लिया। तो ऐसे में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोरोवर नहीं रहेगा, बोरोवर तो आपका एंटिटी ए है, तो ऐसे में सिक्योरिटी प्रोवाइडर आपका एंटिटी बी हो जाएगा। तो यूजुअली तो बोरोवर ही होता है, बट मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताई, तो वो अपने स्टैंप और साइन लगाएगा। जैसे प्रोपराइटरशिप केस है तो प्रोपराइटर की एसेट्स है, मतलब उसकी फर्म की एसेट्स है, तो वो स्टैंप साइन फर्म की होगी और उसको प्रोपराइटर साइन करेगा। पार्टनरशिप डीड में भी पार्टनरशिप फर्म की स्टैंप साइन लगेगा और ऑथराइज्ड पार्टनर साइन करेगा। सिमिलरली कंपनीज के केस में ऑथराइज्ड जो पर्सोनल होगा, डायरेक्टर होगा, जो रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड किया जाएगा, उसको साइन करना पड़ेगा। फाइलिंग, जब हम कंपनीज के केस में बात करते हैं, कंपनीज के केस में आपको पता है एमसीए पे, आरओसी पे फाइलिंग करनी होती है। तो जो करंट एसेट्स के चार्ज की या मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स के चार्ज की जो फाइलिंग करनी होती है वो डीओएच, जो ये डीड ऑफ हाइपोथिकेशन की डेट है, उसी डेट से 30 दिन के अंदर अंदर वो फाइलिंग करनी होती है, ठीक है। तो अगर 30 दिन के अंदर फाइलिंग ना की डीओएच डेट से, तो फिर आपको पेनल्टी पड़ना शुरू हो जाती है। तो अब हम इसके क्लॉजेस के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग क्लॉजेस होते हैं इसके। देखिए, सबसे पहले तो जनरल टर्म्स यहाँ पे लिखी होती हैं, ठीक है, बाकी वो पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बाकी तो जनरल एक्सप्लेन होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन है, बोरोवर कौन है, क्या क्या एक्सपोजर दिया है, क्या क्या रैंकिंग है हमारी, फर्स्ट चार्ज है, एक्सक्लूसिव चार्ज है, पारिपासु चार्ज है, सेकंड चार्ज है, क्या चार्ज है, वो सारा प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और सिक्योरिटीज को डिटेल में बताया जाता है कि स्टॉक है, डेटर्स है, मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन सबको यहाँ वहाँ पे लिस्ट डाउन किया जाता है कि कौन कौन सी एसेट्स के ऊपर चार्ज लिया है। तो चार्ज ओवर मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में लिखा जाता है कि जनरल टर्म कि हमने मूवेबल एसेट्स के ऊपर हम चार्ज ले रहे हैं, किसके लिए? जो लोन बोरोवर ने अवेल किए हैं, और लोन मींस लोन इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट्स। ये मैंने आपको पहली वीडियोस में भी समझाया है। लोन का मतलब खाली जो लोन आपको दिया 2 करोड़ का वो लोन नहीं होता। लोन के अंदर सारी तरह के पीनल चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, कोई भी नॉन कंप्लायंस चार्जेस, कोई भी तरह के और एक्सपेंसेस जो बैंक बोरोवर से रिकवर कर सकता है, वो सारे चार्जेस का मीनिंग लोन होता है, ठीक है। तो लोन की डेफिनेशन में वो सारे चार्जेस आते हैं। मान लीजिए आपने सारा लोन पे ऑफ कर दिया, कोई नॉन कंप्लायंस चार्जेस आपके 1000 रुपए के पे करने रह गए, तो वो लोन नॉन कंप्लायंस चार्जेस अगर 1000 रुपए के आपके बैंक ने वेव ऑफ नहीं किए, तो वो 1000 रुपए के कारण भी आपकी एसेट्स के ऊपर चार्ज आपका रिमूव बैंक नहीं करेगा। तो लोन्स का मतलब ये होता है, राइट। तो इसमें फैसिलिटी एग्रीमेंट का रेफरेंस दिया जाएगा कि भाई ये फैसिलिटी एग्रीमेंट जो मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट होता है, बड़ा एग्रीमेंट होता है बोरोवर और बैंक का, तो उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जीक्यूट हुई गई हैं, जिसको एग्री किया गया है, उसके अंतर्गत रहते हुए इस डीड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो ये डीड में, हाइपोथिकेशन डीड में सिक्योरिटी ली जा रही है, कौन सी ली जा रही है सिक्योरिटी? मूवेबल एसेट्स की। वो सिक्योरिटी इन एडिशन टू अदर्स है। अगर बैंक ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर चार्ज लिया है, जिसके लिए मॉर्गेज डीड, एमओई वगैरह एग्जीक्यूट किया है, अदर डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए हैं, तो ये सिक्योरिटी उनके एडिशन में है, और ये बैंक की मर्जी है कि बैंक उनमें से कोई भी सिक्योरिटी को पहले इन्फोर्स कर सकता है। बैंक चाहे तो ये मूवेबल एसेट्स पहले सेल ऑफ करके अपना लोन रिकवर कर सकता है, बैंक चाहे तो अपना लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के अपना लोन पहले रिकवर कर सकता है। तो बोरोवर या सिक्योरिटी प्रोवाइडर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा कि भाई आपके पास तो लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी थी, आपके पास तो प्लॉट पड़ा था, तो आप प्लॉट बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेते, मेरा स्टॉक क्यों बेच दिया? तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बैंक किसी भी चीज को पहले इन्फोर्स कर सकता है, क्योंकि ये मूवेबल एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, स्टॉक है, मशीनरीज है, बैंक के कंट्रोल में नहीं है। तो
इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि इन गुड्स को अच्छे से मार्केटेबल और गुड कंडीशन में मेंटेन करेगा सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ठीक है, कल को स्टॉक को खराब कर दे सारा, मशीनरीज को तोड़ तोड़ दे सारा, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर कास्ट अपॉन की गई है। तो ये सब चीजें देखिए, मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं कि ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिकली डिफॉल्ट का टाइम आता है तो इन चीजों में डिफॉल्ट हुआ होता है, आपको भी पता है, ठीक है। बट जब कोर्ट में केस लगता है तो कोर्ट के केस में तो बैंक ये एग्रीमेंट दिखाता है कि हमारे साथ सिक्योरिटी प्रोवाइडर ने, बोरोवर ने ये एग्रीमेंट साइन किया था, उन्होंने बोला था कि गुड्स को ये इस तरह की कंडीशन में मेंटेन करेगा या ऐसे ऐसे करेगा, पर उसने इस चीज को मेंटेन नहीं किया, हैंस ये एक विलफुल डिफॉल्टर है, इसने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, इसके मन में चोर था। क्योंकि कोर्ट में इसी चीज को प्रूव करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि जो जेन्युइन बोरोवर्स होते हैं, जो जेन्युइन डिफॉल्ट बोरोवर तो यही बोलता है कि भाई मेरे बिजनेस में दिक्कत थी, बैंक ने सपोर्ट नहीं किया तो मेरा इस वजह से डिफॉल्ट हो गया। बैंक ये प्रूव करना चाहता होता है कि बोरोवर ने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, उसने पैसा हमारा डाइवर्ट किया है, उसने कंडीशंस को, जो जिन एग्रीमेंट्स कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको पैसा दिया था, उसने उन शर्तों को तोड़ा है। ठीक है, तो ये शर्तें देखिए क्या क्या होती हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने खर्चे पे उन गुड्स को मेंटेन करेगा, मार्केटेबल एंड गुड कंडीशन में रखेगा। अगर देखिए एक और कंडीशन, इंटरेस्टिंग कंडीशन, अगर डिफॉल्ट होता है और बैंक उन गुड्स का पोजेशन ले लेता है, तो बैंक पहली बात, उन गुड्स को अगर कोई डैमेज या लॉस हो गया बैंक के पोजेशन में रहते रहते, तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और इस चीज पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर को कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो साइन कर रहा है इसके ऊपर। और बैंक को अगर उसकी गुड्स की मेंटेनेंस के कुछ चार्जेस खर्च करने पड़ गए, तो वो चार्जेस भी वो बैंक उस सिक्योरिटी प्रोवाइडर से रिकवर, बोरोवर से रिकवर कर सकता है। करेक्ट, तो ये लोन्स में वो देखिए, फिर इस लोन की डेफिनेशन में ये मेंटेनेंस चार्जेस भी आ गए। करेक्ट, उसके बाद इंश्योरेंस इन मूवेबल एसेट्स का करवाना जरूरी है, और उस इंश्योरेंस के ऊपर बैंक सोल लॉस पे ही होगा। सोल लॉस पे का मतलब है कि कल को स्टॉक को, मशीनरीज को कोई नुकसान हुआ थेफ्ट की वजह से, फायर की वजह से, तो उसके ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनी लॉस का जो अमाउंट पे करेगी, वो अमाउंट बैंक को पे होगा, क्योंकि बैंक ने उस सिक्योरिटी को अपने पास चार्ज में रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, हाइपोथिकेशन में रखा हुआ है, और बैंक अपनी लोन की भरपाई भी करवाना चाहता है। तो इंश्योरेंस जो भी क्लेम पे करेगा, तो वो सोल लॉस पे ही बैंक होगा, और ये इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा कि बैंक सोल लॉस पे ही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर की है, और सिक्योरिटी प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योरेंस को मेंटेन करके चलेगा, रेगुलरली इंश्योरेंस को चला के रखेगा, टाइम पे प्रीमियम पे करेगा, और प्रीमियम पेमेंट का जो प्रूफ है वो बैंक को पे करेगा। जब कभी डिफॉल्ट होता है, जब डिफॉल्ट हो जाता है, तो स्टॉक वगैरह ये सब बैंक के पोजीशन में आ जाते हैं, तो बोरोवर बोलेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलेगा कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है इंश्योरेंस देने का, तो बैंक उस केस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकता है, और अगर बैंक ने पे किया प्रीमियम, तो वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइडर से रिकवर कर सकता है। अगेन मैं यहां पे हाईलाइट करता हूं। तो उसके बाद देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम की सेटलमेंट आगे बढ़ के कर सकता है। अगर कल को कोई स्टॉक को नुकसान होता है, फायर लगती है, कुछ होता है, तो क्योंकि बैंक सोल लॉस पे ही है, तो बैंक बोरोवर को साइडलाइन, सिक्योरिटी प्रोवाइडर को साइडलाइन करके इंश्योरेंस कंपनी के साथ अरेंजमेंट, सेटलमेंट करने का अधिकार रखता है, और उसके साथ बैंक को जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिकवर होगा, क्योंकि बैंक सोल लॉस पे ही है, तो बैंक उससे अपने लोन को सेटल कर सकता है। ये कंडीशन इस एग्रीमेंट में लिख दी जाती है, और सिक्योरिटी प्रोवाइडर को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और हां, कल को इसमें यह भी लिखा जाता है कि क्लेम अमाउंट के ऊपर भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ आगे बढ़ के कुछ सेटल किया, मान लीजिए कि उसका नुकसान हुआ था 5 करोड़ का, उसने 5 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम डाला, और बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ 3.5 करोड़ में वो इंश्योरेंस का अमाउंट सेटल कर लिया, और कल को ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर शोर मचाए कि भाई आपने तो कम अमाउंट पे सेटल कर लिया 3.5 करोड़, मैंने तो 4.5 करोड़ लेने थे, मैंने तो 5 करोड़ इनसे पूरे रिकवर करने थे, आपने ये गलत कर दिया मेरे साथ, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो यहां पे एग्रीमेंट में बैंक ने लिखवाया है, और उससे सिक्योरिटी प्रोवाइडर से साइन करवाया है कि जो भी अमाउंट मैं उसकी इंश्योरेंस की सेटल डाउन करूं, तो आपको उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई आप शो हो हल्ला नहीं करेंगे कि आपने कम अमाउंट ली, ज्यादा ली, जो भी है। राइट, देन सिक्योरिटी प्रोवाइडर के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कास्ट की गई हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कास्ट की गई है कि वो टाइमली फाइलिंग करेगा आरओसी के अंदर। ये तो आपको पता ही है कि कंपनीज के केस में कोई भी जीएसटी वगैरह या कोई भी टैक्सेस अगर उन सिक्योरिटीज, उन एसेट्स के ऊपर ड्यू बनते हैं, तो उनको टाइमली पे करेगा सिक्योरिटी प्रोवाइडर।
उस सिक्योरिटी को, उन मूवेबल एसेट्स को और उनके साथ रिलेटेड सारे कागजात को, स्टॉक जो खरीदा, जो मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, जो डेटर्स बने हैं, जो डेटर्स के ऊपर सेल्स के इनवॉइसेस हैं, उन सारे कागजात को सेपरेटली मेंटेन करेगा ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तभी तो जब हम विजिट करने जाते हैं किसी बोरोवर को जिसको हमने वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो हम बोलते हैं कि भाई आपने 2 बैंकों से लोन ले रखा है, पर दोनों बैंकों का आपस में कोई चार्ज शेयरिंग नहीं है, तो आपने इन दोनों स्टॉक्स को बाइफरकेट कैसे किया है कि भाई ये बैंक ए का स्टॉक है, ये बैंक बी का स्टॉक है। तो वो स्टॉक की बाइफरकेशन कैसे है, क्योंकि कल को तो फिर मिक्सअप हो जाएगा। डिफॉल्ट के केस में बैंक बी बोलेगा ये तो मेरा स्टॉक है, बैंक ए बोलेगा ये तो मेरा स्टॉक है, राइट। तो इन्वेंट्री फंडिंग के केसेस में ऐसी बड़ी दिक्कत आती है। तो उसको सेपरेटली मेंटेन करके रखेगा उन कागजों को, उस एसेट्स को, ताकि उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सके। बैंक ए जाके वहां पे बोले कि अच्छा ये मेरा स्टॉक है, बैंक बी जाके बोले अच्छा ये मेरा स्टॉक है, ये सेपरेटली यहां पे पड़ा हुआ है। बैंक का नाम उन वहां पे डिस्प्ले करेगा। ये आपको पता ही है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में होता है कि जो ये इन्वेंट्री, जो मशीनें हमने फाइनेंस की होती हैं, तो उनके वहां पे बोर्ड जहां पे उनको स्टोर किया हुआ है गोडाउन वगैरह में या जो भी जगह पे, वहां पे बैंक का नाम डिस्प्ले करेगा कि ये एसेट्स इस बैंक के ऊपर चार्ज है। पर ऐसा नॉर्मली बहुत कम लोगों ने किया होता है, बट खैर बैंक इसको अलाउ कर देता है कि चलो कोई बात नहीं किया तो नहीं किया। आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बैंक इन चीजों को इग्नोर कर देता है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन एसेट्स को कहीं और लियन, प्लेज या चार्ज नहीं करेगा अपने मेन बैंकर की परमिशन के बिना, जिसके ऊपर ये प्राइमरीली चार्ज थी। आपने इनके ऊपर चार्ज लिया, सिक्योरिटी प्रोवाइडर ने किसी दूसरे बैंक से लोन ले लिया और उनके वो भी इन्हीं एसेट्स के ऊपर चार्ज दे दिया। तो अगर ऐसा चार्ज उसको देना है तो आपका तो चार्ज डिलीट हो रहा है ना एज अ बैंकर, तो आपकी प्रायर परमिशन लेगा ऐसा कुछ करने से पहले। जब भी बैंक उससे कोई इंफॉर्मेशन की डिमांड करे इन सिक्योरिटीज के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उस सबको सबमिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रोवाइडर की फुल अथॉरिटी है एंड राइट है ओवर द एसेट चार्ज, कि उसको वो मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल ऑफ कर सकता है। वो सेल ऑफ कर सकता है उन एसेट्स को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो आमतौर पे वो बिजनेस करता है, क्योंकि वो मूवेबल एसेट है, स्टॉक वगैरह है, तो उनको वो सेल ऑफ कर सकता है। और सेल ऑफ करने से जो पैसा आएगा वो बैंक के लोन अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा। तभी इसको हम चर्निंग की रूटिंग करते हैं ना, क्रेडिट सबमिशंस तभी आएंगे, ठीक है। तो अगर उसके बाद और जो पैसा वो यहां पे जमा करवाएगा तो वो लिमिट अकाउंट से फर्दर एसेट्स भी खरीद सकता है और स्टॉक भी खरीद सकता है। यही तो फीचर होता है ना इसका कि और स्टॉक खरीद सकता है। और जो नया स्टॉक खरीदा जाएगा, जिसको हमने यहां पे वर्ड के यूज किया रिप्लेस्ड एसेट, तो वो भी बैंक की सिक्योरिटी होगी। तो ऐसा नहीं है कि उसने एक स्टॉक बेच दिया, बाद में बोले कि वो स्टॉक तो बिक गया जी, वही आपकी सिक्योरिटी थी, अब तो नया स्टॉक आ गया, इसके ऊपर तो आपका कोई चार्ज नहीं है। तो सिक्योरिटी का मतलब अकेला करंट एसेट्स का मतलब वो नहीं होता कि जो अभी पड़ी थी एसेट लोन लेने के टाइम, वो जो उनसे नई एक्वायर कर ली, क्योंकि ये मूवमेंट वाली आइटम्स हैं, तो वो नई एसेट्स भी उसकी ही एसेट्स रहेंगी। कल को मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने आज उसको क्लाइंट को लोन दिया 13 जनवरी को, 13 जनवरी को उसके डेटर्स आउटस्टैंडिंग थे, तो डेटर्स के ऊपर भी आपका चार्ज होता है। तो उसने लेना था पैसा ए से, बी से और सी से, तो डेटर्स के ऊपर आपका चार्ज आ गया। कल को जब डिफॉल्ट हुआ, मान लीजिए 31 दिसंबर को, नेक्स्ट इस साल 31 दिसंबर 2024 को डिफॉल्ट होता है, तो उस समय उसकी किताबों में जो डेटर्स हैं वो हैं डी के, ई के और एफ के। तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोले कि भाई आपने जब लोन दिया था तो एबीसी से पैसा लेना था, तो आपका इनके ऊपर चार्ज था, अब डीईएफ से पैसा लेना तो इनके ऊपर आपका कोई राइट नहीं है, तो ये तो बदल गए हैं बंदे। तो ऐसा नहीं है कि जो रिप्लेस्ड एसेट होगी तो वो भी बैंक की सिक्योरिटी होगी। तो बोरोवर कोई भी मेजर अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन नहीं करेगा उन एसेट्स के अंदर बैंक के बिना परमिशन के। ये भी अंडरस्टूड है आपको। देन उसके बाद बैंक क्या कर सकता है, बैंक उन सिक्योरिटीज को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, सिक्योरिटी को भी और उसके साथ रिलेटेड कागजात को भी, बिना नोटिस दिए सिक्योरिटी प्रोवाइडर को, और सिक्योरिटी प्रोवाइडर को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज कोर्ट में प्रूफ हो जाती है। अगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर बैंक को एंटर ना करने दे, भगा दे बाहर से ही डिफॉल्ट के केस में, तो कोर्ट में फिर प्रूफ करना थोड़ा हो जाता है कि भाई ये तो विलफुल डिफॉल्टर है बंदा, हमें इसने एग्रीमेंट किया था कि ये कोऑपरेट करेगा पर कोऑपरेट नहीं कर रहा। बैंक बोरोवर का सिक्योरिटीज का या चार्ज लेने का ये डाटा जो है आरबीआई या आरबीआई के द्वारा अपॉइंटेड कोई भी और ऑथराइज्ड और रेगुलेटरी अथॉरिटी या गवर्नमेंट की कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, सिबिल्स, उनको ये डाटा बोरोवर का शेयर कर सकता है और सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, और सिक्योरिटी प्रोवाइडर को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन लीक क्यों कर दी, ठीक है।
डिफॉल्ट के केस में बैंक कोई भी थर्ड पार्टी के साथ स्कीम या अरेंजमेंट, जैसे जब सेल ऑफ करना होता है, कुछ खरीदवाना होता है, मशीनें बेचनी है, एज स्टॉक बेचना है अगर बैंक को, तो वो थर्ड पार्टी के साथ स्कीम अरेंजमेंट्स वगैरह कर सकता है और सिक्योरिटी प्रोवाइडर को उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो देते हैं वो ऑन डिमांड फैसिलिटीज होती हैं, सीसी वगैरह, तो इसका पोजेशन ऑन डिमांड लिया जा सकता है, तो बोरोर को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सिक्योरिटीज के ऊपर बैंक का चार्ज तब तक रहेगा जब तक सारे ड्यूज पे नहीं हो जाते, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस ड्यूज में इवन सिक्योरिटी को बेचने के खर्चे भी कवर्ड है। अगर बैंक को स्टॉक बेचने के ऊपर कोई खर्चा लग गया, चार्जेस लगे, कोई ट्रांसपोर्ट के खर्चे कुछ लग गए, तो वो सेल ऑफ के एक्सपेंसेस भी इसमें कवर्ड है, और तब तक सिक्योरिटीज के ऊपर चार्ज रहेगा जब तक एक सिंगल रुपया पे नहीं हो जाता। और सिक्योरिटी का मतलब फ्यूचर एसेट्स भी होता है, जो रिप्लेस्ड एसेट मैंने पिछली स्लाइड में समझाया आपको। डिफॉल्ट के केस में बैंक के पास पूरा अधिकार है प्रेमिसेस में एंटर करने का, एसेट्स को सीज करने का, सेल ऑफ करने का, और उसकी जो सेल प्रोसीड्स आएंगी उसको अपने लोन से एडजस्ट करने का। इसके ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइडर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए बैंक ने स्टॉक को सीज कर लिया, मूवेबल एसेट्स को सीज कर लिया, क्या पता सिक्योरिटी प्रोवाइडर ने उस टाइम उस स्टॉक को, मशीनों को बेचने का कोई एग्रीमेंट किया हो किसी के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ। तो अगर ऐसे में अगर बैंक ने ऐसे सीज कर लिया, बैंक ने कोई एक्शन ले लिया, तो उसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी को अगर कोई लॉस होता है, तो उस लॉस के लिए बैंक बिल्कुल जिम्मेवार नहीं होगा, और उस लॉस की भरपाई सारी सिक्योरिटी प्रोवाइडर को करनी पड़ेगी। और अगर थर्ड पार्टी बैंक के अगेंस्ट कोई क्लेम डालती है, कोई सूट्स कोई केस डाल देती है, तो उस केस को लड़ने में या उस केस की वजह से अगर बैंक को कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई बैंक को सिक्योरिटी प्रोवाइडर करेगा। और ये भी सारे आपके ऑल ड्यूज या लोन्स के अमाउंट में कवर होते हैं, ये सारे खर्चे। देन बैंक के पास पूरा अधिकार है कि अगर बैंक को उन एसेट्स की वैल्यू निकलवानी है, कि भाई बोरोर तो बोल रहा है कि ये 5 करोड़ की है, बैंक को लग रहा है कि यार 5 करोड़ की तो नहीं, ये 1-2 करोड़ की लग रही है, तो बैंक को अगर कोई एजुकेटेड अप्रेजर अपॉइंट करना है जो कि उन एसेट्स की वैल्यू को निकाल के दे सकता है, तो बैंक उसको अपॉइंट कर सकता है। और अप्रेजर को अपॉइंट करने के लिए जो भी खर्चा होगा अप्रेजर के रेम्यूनरेशन का, जो भी वो पैसा लेगा, तो वो सारा पैसा कौन बियर करेगा? सिक्योरिटी प्रोवाइडर बियर करेगा। अब ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। बैंक एक रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। रिसीवर मतलब वो जो कलेक्शन एजेंट होता है, कि भाई प्रॉपर्टी की सेल ऑफ मैनेज करता है डिफॉल्ट के केस में, तो वो बैंक उसको अपॉइंट कर सकता है मैनेज करने के लिए। तो उसके सारे खर्चे कौन बियर करेगा? सिक्योरिटी प्रोवाइडर बियर करेगा, सारा रेम्यूनरेशन वगैरह। अब अपॉइंट तो देखिए बैंक ने किया है, पर इसमें एक बात है, कई बार जो रिसीवर होते हैं तो वो भी कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, वहां पे काम करते करते कुछ ठीक से काम नहीं करते, कुछ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो ये रिसीवर होगा ना, ये रिसीवर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के एजेंट के तौर पे काम करेगा। अपॉइंट बैंक ने किया, पैसा सिक्योरिटी प्रोवाइडर ने दिया, काम बैंक के लिए कर रहा है, पर वो एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर का एजेंट होगा, और सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही उसके सारे एक्शंस के लिए लायबल होगा। कल को उसने कुछ गलत कर दिया, स्टॉक को खराब कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं करेगा, तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर उसके सारे एक्ट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो रिसीवर एज अ एजेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडर काम कर रहा है। राइट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। 7th और लास्ट पॉइंट है ऑन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। ये मैंने 2.5-3 साल पहले वीडियो जो एक बनाई थी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एसेट चार्ज के ऊपर, तो उसमें मैंने समझाया भी था कि जो ये फ्लोटिंग चार्ज है आपका, फ्लोट का मतलब वही होता है ना कि तैरना, मतलब एक फिक्स नहीं है। फ्लोटिंग चार्ज होता है एसेट्स के ऊपर, मूवेबल एसेट्स के ऊपर, क्योंकि वो एसेट्स चेंज होती रहती हैं। तो जिस दिन डिफॉल्ट हुआ, तो उस दिन ये चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो जो आपका फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मींस डिफॉल्ट के टाइम के बाद जो जो एसेट्स आपके पास पड़ी हैं जो एसेट्स, पहले क्या था आपके पास राइट? पहले आपके पास राइट था कि आप उनको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में निकाल सकते हो, बेच सकते हो, पर क्योंकि उस टाइम तक ये फ्लोटिंग चार्ज था, तो जब डिफॉल्ट हो गया तो ये फ्लोटिंग चार्ज अब फिक्स चार्ज बन जाएगा। अब आप उन मूवेबल एसेट्स को छेड़ नहीं सकते, आप उनको आप हाथ नहीं लगा सकते, अब आप उनको मूव नहीं कर सकते, अब आप उनको बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते। अब वो फिक्स हो गई हैं, अब वो बैंक की संपत्ति है। तो ये मतलब है इस चीज का। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में गारंटी डीड आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।